देखो अब हमें वेक्टर की मिसलेनियस समझनी है ना, जो हमारा चैप्टर 10 है। तो हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। ये है हमारे क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो पढ़ो इसे। क्वेश्चन को कहता है राइट डाउन। आपको क्या बनाना है, अ यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स वाई प्लेन, यानी कि एक यूनिट वेक्टर आपको लिखना है जो कि एक्स वाई प्लेन का है। कहता है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, प्रैक्टिकली करोगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मेरी जो आर्ट है वो इतनी अच्छी नहीं यहाँ पर हो पाएगी। देखो मैं आपको वैसे बता देता हूं। सपोज कि आपके पास ये कॉपी है, आपने कॉपी को ऐसे खड़ा कर दिया। अब देखो प्रैक्टिकली करना आपका काम है ना, कॉपी आपके पास है। ओके, ये आपने कॉपी को ऐसे खड़ा कर दिया। ठीक है। अब आप क्या करो, इस कॉपी में एक 3 एक्सिस सोचो। देखो एक एक्सिस तो ये रहा, इसे एक्स एक्सिस बना लो, है ना। एक एक्सिस ये रहा, ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक एक्सिस ये रहा। 3 एक्सिस आपके पास है, ठीक है ना। इसे वाई नाम दे देते हैं और इसे जेड नाम दे देते हैं। तो ये कॉपी जो मैंने अभी इस समय स्क्रीन पे दिखाई है, जो सही से मैं नहीं दिखा पाऊंगा, वो आपको ध्यान से समझना है कि आप अपनी कॉपी खड़ी करके भी देख सकते हो, कॉपी रजिस्टर जो भी आपके पास है किताब। अब एक्स वाई प्लेन ये क्या कहता है, ये देखो तीनों के तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, ध्यान रखना। ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, और ये सामने वाला भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, दोनों पे परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है क्योंकि 3D है, कॉर्नर पॉइंट है। कहता है आपको कहता है कि यूनिट वेक्टर निकालना है एक्स वाई प्लेन पर, और ये कहता है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल है ना, किससे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो ये एक्स एक्सिस है आपके सामने, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा, और यहां से 30 डिग्री देखो, ये पूरा का पूरा यहां से आता कितना है, मैं बड़ा सा बना देता हूँ, ये है 90 डिग्री। आपको कितना चाहिए, 30 चाहिए, तो ये रहा 30। देखो मैंने एज्यूम कर लिया ये 30 है, इतना हिस्सा ये 30 डिग्री है। तो बाकी रेस्ट जो बचा है, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ, तो ये वाला वेक्टर, हम इस वेक्टर को निकालना चाहते हैं। वेक्टर हमारा ये है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये वेक्टर जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जरा बताओ मेरे को कि वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, टोटल तो 90 है। वाई एक्सिस के साथ कितना बन रहा होगा, यस। और ये भी बता दो कि जेड एक्सिस के साथ कितना बन रहा होगा इस वेक्टर का, ये जो बीच का वेक्टर है, ये जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है। देखो गौर से, 90 नहीं दिख रहा, ये देखो दिख रहा है। हाँ, तो सभी को समझ में आ गया होगा कि 90 डिग्री कैसे बन रहा है। ठीक है ना, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, देख सकते हो आप। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधा सीधा करो, कॉपी को इस तरीके से रखो जैसे ये रखा हुआ है, नीचे एक पेन को ऐसे रख दो 30 डिग्री के एंगल पे, अपने आप आपको 90 दिख जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये 90 है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ सकते हैं, और आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, तो मैंने कहा एनसीईआरटी अपने पास रखेंगे आप, है ना, ओपन करके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मिसलेनियस का। अकॉर्डिंग टू दिस कहता है कि इसने 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, कहता है एंगल, या एंगल की जगह मैं ऐसे ही लिख देता हूं डायरेक्ट, कहता है 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, है ना, ये हमें गिवन है। ओके, एंड वी नो दैट 60 डिग्री विद वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री होगा, एंड 90 डिग्री विद जेड एक्सिस। बात बिल्कुल क्लियर है कि एक्स एक्सिस के साथ अगर इनने कहा है 30 डिग्री है, वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री है, तो जेड के साथ 90 होगा। ऐसा कब होगा, व्हेन एक्स वाई प्लेन, एंड यू नो द एक्स वाई प्लेन, जब एक्स और वाई को ही लेते हैं, जेड होता ही नहीं है उसके पास। मैंने आपको बताया अभी कि जब हम क्या लेते हैं, सिर्फ एक्स और वाई ही लेंगे और जेड होगा ही नहीं। देखो ये देखो इस टाइप की सिचुएशन है, ये आपके पास एक्स है, ये आपके सामने वाई है, और ये आपके सामने जेड है। तो एक्स वाई प्लेन क्या होता है, एक्स वाई प्लेन ये होता है, ये है एक्स वाई प्लेन, ऐसे करके एक वेक्टर बन गया। तो ये प्लेन जो दिख रहा है ना, नीचे वाला प्लेन देखो, ये जमीन पे जो है, इसे कहते हैं एक्स वाई प्लेन। दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, ये रहा। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन आपको समझ में आ गया, जो कि नीचे है। अगर इसको हम नीचे से ऊपर उठा देंगे, इस वाले वेक्टर को ऊपर उठा देंगे, तो वो एक्स वाई प्लेन नहीं होगा।
ओके, एक्स वाई प्लेन पर जेड 0 होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 कैप आई प्लस a2 कैप जे प्लस a3 कैप के। ओके, अब a1 की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइन को याद रखो, डायरेक्शन कोसाइन ही लेंगे हमेशा। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू होगी कॉस अल्फा, अगर एंगल की बात, एंगल दे रखा है, ये बीटा ये गामा है ना ऊपर से, तो अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, अल्फा की वैल्यू हम मान लेते हैं 30, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और हम इसे ही एक्स क्यों मान रहे हैं, क्योंकि कैप आई का मतलब क्या होता है, एक्स की डायरेक्शन में चलना, एक्स की डायरेक्शन में चलना कैप आई कहलाता है, वाई की डायरेक्शन में चलना कैप जे कहलाता है, जेड की डायरेक्शन में चलना कैप के कहलाता है। तो यानी कि एक्स आई का कंपोनेंट जो होगा वो होगा क्या, cos 30 डिग्री। ओके, तो cos 30 होगा तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1√3/2। cos 30 तो यही होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या दे रखा है, देखो ये खिसक क्यों नहीं रहा यार, अभी तो चल रहा था, 2 सेकंड। अब हमें आगे चलना है, आगे देखिए या, अब चलते हैं a2 के पास। a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये तीनों वैल्यूज यानी कि a1 ये a2 ये a3 तीनों वैल्यूज रख दीजिए, ये आपका क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया, क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन को फॉलो करता है। 1/2 कैप जे प्लस का 0 कैप के, 0 तो हट जाएगा, तो ये यूनिट वेक्टर आ चुका है। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, वरना तो बहुत आसान है। अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, तो यूनिट वेक्टर होता क्या है, यूनिट वेक्टर होता है जिसे कैप ए भी बोल सकते हैं, ये होता है क्या, इसका मैग्नीट्यूड बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका 1। तो आप देखो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के, नहीं इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, और 1 के बराबर रख के देखो आएगा कि नहीं आएगा। √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पर बहुत आसान है यूनिट वेक्टर निकालना। ये हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4/4, दिस इज इक्वल टू 1। तो हमने बता दिया कि हाँ ये वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर है। यही पूछ रहा था, पहला क्वेश्चन हो चुका है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, सेकंड क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड, यानी कि स्केलर कंपोनेंट निकालना है और मैग्नीट्यूड निकालना है ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, यानी कि 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको ज्वाइन करना है और इसका क्या निकालना है, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालना है। ये तो मैं यही बता देता हूँ, इसे मैं पीछे पेज पे बताऊंगा ही नहीं, यही बता देता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो जब 2 पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो उनसे पहले तो आप निकालिए वेक्टर। आपको क्या दे रखा है, आप PQ वेक्टर निकालिए, देख लीजिए यहीं पर ही, कॉपी भी करते जाओ। x2 माइनस x1 सभी को निकालना आता है, ये तो बेसिक रूल होता है। x2 माइनस x1 कैप i, उसके बाद प्लस का y2 माइनस y1 कैप j, और उसके बाद z2 माइनस z1 माइनस z1 कैप k। ओके, आपको समझ में आ गया कि ये है आपके पास वेक्टर। अब इसमें से स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, स्केलर कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट्स होंगे x2 माइनस x1, उसके बाद y2 माइनस y1, उसके बाद z2 और माइनस का z1। ठीक है, ये आपके हो गए क्या, मैं बता देता हूं। p और q दो आपको वो दिख रहे हैं, आपको पॉइंट्स p भी दिख रहा है और q भी दिख रहा है। हेलो, मेरे को आवाज नहीं आ रही है सचिन। हाँ, आपको p और q दोनों पॉइंट्स दिख रहे हैं, p पॉइंट्स और q पॉइंट्स दोनों दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इसको घटाना है, बस इसको घटाना है। देखो ये घटा दिया मैंने, ये घटाया और ये घटाया, ठीक है। तो जो भी वेक्टर बन के आया है, हाँ जो भी वेक्टर बन के आया है उसमें ये है स्केलर कंपोनेंट पूछ रहा है। तो स्केलर क्या होता है, जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती है उस कंपोनेंट को स्केलर कहते हैं। तो यहाँ पर कैप आई
कैप जे और कैप के को छोड़कर जो उसके कॉफिशिएंट्स हैं यानी कि ये, उन्हें स्केलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो मैंने लिख दिया तीनों, एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया। अब कहता है आगे इनका वेक्टर कंपोनेंट्स निकालना है। तो वेक्टर कंपोनेंट कैसे निकलेगा, ये तो स्केलर था ना, अभी वेक्टर भी स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड निकालना है, सॉरी। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड निकालना तो आसान है, हम करेंगे रूट ऑफ, मैं यहाँ छोटा सा लिख दूंगा, आपको समझना होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, रूट ऑफ और पूरी की पूरी संख्या लिख दो, इसका स्क्वायर लिख दो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का स्क्वायर प्लस का z2 माइनस z1 का स्क्वायर। देखो कितना आसानी से आ गया आंसर, ये आंसर है फाइनली। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन को समझना होगा, अच्छे से समझना होगा। अगर कॉपी कर लिया है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये लो। अब मैं थर्ड क्वेश्चन कराने वाला हूं और उसको बहुत तसल्ली से समझना होगा, तभी समझ में आएगा। वो एकदम अलग क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला, ठीक है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा शेप को भी छोटा कर देता हूं। ओके नाउ ये हमारा ड्रॉ में गए और ये रहा। तो ये आ गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से समझना, बिल्कुल देखो लिखा क्या है इसे बिल्कुल देखना पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो पहले तो आप अपने स्क्रीन को जूम करके देख सकते हो, या फिर आप जो है अपनी एनसीईआरटी में देखो। कहता है अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, एक लड़की जो है वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर चलती है। बिल्कुल सिंपल बात है, चलो अभी हम बना लेते हैं। एक लड़की जो है वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर चलती है, ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना डायरेक्शन। कहाँ है ईस्ट, ये रहा, कहाँ है वेस्ट, ये रहा, कहाँ है नॉर्थ, ये टॉप की तरफ, और साउथ का है नीचे बॉटम में। एक लड़की जो है वो कहाँ पर खड़ी है, ये सेंटर में खड़ी है बिल्कुल इधर। तो उसे वेस्ट की तरफ चलना है 4 किलोमीटर, तो वो गई यहां से इधर पहुंच गई भाई, ये यहां पहुंच चुकी है। यानी कि एक लड़की जो है वो वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर जा चुकी है। तो 4 किलोमीटर जाना मतलब कि 4 किलोमीटर इधर गई है इस डायरेक्शन में, है ना। अब जरा मैं बता देता हूं आपको क्लियरली कि एक डायरेक्शन को आप एक कोई नाम दे देते हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जाना पॉजिटिव बोल रहा हूं तो इस डायरेक्शन में जाना मैं नेगेटिव बोलूंगा। ओके, एक डायरेक्शन अगर पॉजिटिव की तरफ होगी तो दूसरी तरफ किस तरफ होगी, नेगेटिव। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा तो दूसरी, तो ये नेगेटिव की दिशा में जा रही है। ओके, यहां पर आपको ध्यान से समझना होगा, अगर मैं इसका नाम ओ रख दूं तो ये कहां पर जाकर रुक गई, ये पी पर आकर रुक गई। तो ओपी एक वेक्टर बन गया, मैं यहां लिखता हूं ओपी एक वेक्टर बन गया, है ना। और जो वेक्टर बन गया, ओ से शुरू किया है और पी पर खत्म हो गया, तो उसमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो होता है मैग्नीट्यूड, भाई वेक्टर के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड, और एक चाहिए डायरेक्शन। ओके, तो मैं देखता हूं कि मेरा को क्या मैग्नीट्यूड और क्या डायरेक्शन मिल रहा है। तो मैग्नीट्यूड मुझे मिल रहा है, ये रहा 4 किलोमीटर इसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन मुझे मिल रही है, क्या मिल रही है, कौन सी डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, भाई डायरेक्शन में तो एक्स और वाई ऐसे ही होता है। तो एक्स एक्सिस की तरफ जाना होता है कैप आई, वाई एक्सिस की तरफ जाना होता है कैप जे। तो कैप आई और जे देखेंगे, तो ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड, देखो इस तरफ तो नेगेटिव ही होता है ना, देखो पॉजिटिव अगर इधर है तो नेगेटिव लेफ्ट साइड में होगा, है ना। तो यानी कि नेगेटिव का एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि लिखूंगा क्या, मैं यहां पर मैं लिखूंगा इधर, मैं लिखूंगा ओपी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 4 कैप आई। किसी को ऑब्जेक्शन है ओपी वेक्टर में तो बता दो, बहुत सिंपल है। ओपी वेक्टर हमने कैसे क्रिएट किया, ओ से शुरुआत करी और पी तक वो लड़की गई, 4 किलोमीटर गई लेकिन नेगेटिव की तरफ गई, है ना। ओके आगे बढ़ते हैं, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब ये इसने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम एक एक करके, है ना। ये आगे, देन शी वॉक 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री। ओके, वो 3 किलोमीटर चली है किस डायरेक्शन में, 30 डिग्री। लेकिन 30 डिग्री कहां कहा है इनने, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। वो वहां स्टॉप करा उनने और फिर 30 डिग्री की डायरेक्शन ली है, वो भी ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मैं बताता हूं वो कैसे चल रही है। देखो जैसे वो चल रही है ना, ऐसे समझो आप भी चल रहे हो, आप यहां पर हो, आप यहां पर हो, है ना। और आपका फेस जो है, फेस, आपका फेस इस तरफ है, ये फेस है आपका, और ये आपका बैक साइड है, ये बैक है ना।
तो अगर फेस इस तरफ है तो आप 4 किलोमीटर चलने के बाद आप स्टॉप कर गए, और स्टॉप करने के बाद आपके पास क्या डायरेक्शन है, आप लेफ्ट में जा सकते हो, राइट में। तो देखो आपका लेफ्ट और राइट क्या मैं बता देता हूं। आपका फेस सामने है तो आपका ये होगा राइट और ये होगा आपका लेफ्ट। बिल्कुल क्लियर है, वो राइट ये लेफ्ट, ओके। लेकिन यहाँ राइट लेफ्ट की बात ही नहीं हो रही, यहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात हो रही है। तो ठीक है, तो राइट की तरफ मुड़े हो वैसे आप, क्योंकि इसने बोला है कि आप गए कहाँ हो, ईस्ट ऑफ नॉर्थ की तरफ गए हो। तो देखो ईस्ट कहाँ है, ये रहा ईस्ट, कहाँ है ये रहा ईस्ट, नॉर्थ कहाँ है ये रहा नॉर्थ। तो ईस्ट नॉर्थ बना लेते हैं, चलो ये देखो जी, ये बना लिया मैंने आपके लिए नॉर्थ, ये है आपका ईस्ट, ओके। अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ की बात कर रहा है, ईस्ट वेस्ट, सॉरी मैंने गलत कर दिया ना, गलत कर दिया, सॉरी सॉरी, ईस्ट इधर होगा, ये साउथ है। हाँ, जहां पर आप खड़े हो वहां पर 4 डायरेक्शन है, जहां पर भी आप खड़े होते हो वहां 4 डायरेक्शन अपने आप बन जाती है। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ कहां दिख रहा है, ये रहा नॉर्थ, ये रहा ईस्ट। यहां जा रही है वो लड़की ऐसे 30 डिग्री, देख सकते हो आप 30 डिग्री कहां कह रहा है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो मुझसे पूछ लो, जहां पर आप खड़े हो वहां पर खड़े होने के बाद ईस्ट और नॉर्थ बना लो, अपने आप आपको पता लग जाएगा वो किस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन जो है वो है 30 डिग्री। ये देखो ये आपका डमी बना दिया मैंने, और यहां से ये आपका हो गया नॉर्थ, ये इधर तो ईस्ट है ही, ये हो गया साउथ। तो कहां चला है वो 30 डिग्री चली है इधर, और यहां जाके वो स्टॉप हो गई, यहां पर वो क्या हो गई, स्टॉप, ओके। अब वो कहता है कि जो इनिशियल पॉइंट था ना, यानी ये वाला पॉइंट, इस इनिशियल पॉइंट से ऐसे इस तरफ को जाना है, इनिशियल पॉइंट से जहां वो स्टॉप हुई है टर्मिनल पॉइंट, ये फाइंड करो कि ये कहां से कहां तक की इक्वेशन बनी। फाइंड करने वाली सिचुएशन मैंने बता दी आपको क्या करना है। आपको कहा गया है कि 4 किलोमीटर पहले गई वो वेस्ट में, फिर उसके बाद 30 डिग्री गई, 3 किलोमीटर वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ में। अब बताइए जहां पर वो पहुंच गई है इनिशियल पॉइंट से, उसकी सिचुएशन क्या है। कहता है आपसे, देखो क्वेश्चन में लिखा है कि गर्ल्स डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस तो समझ गए ना, वो दूरी बतानी, ये वाला ये डिस्प्लेसमेंट ना। कहता है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द डिपार्चर ऑफ द डिपार्चर, यानी कि आपसे क्या कहता है, इनिशियल पॉइंट से उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब इसको हम तरीके से करेंगे, ध्यान से समझते जाना। ये है हमारा पास, इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ लेना। अब हम इसे, वहां तो मैंने हिंट दिया था, यहां पर समझेंगे। ये रहा आपके सामने डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में भी क्या है, इस डायरेक्शन में भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सबसे पहले वो लड़की जो है वो किस डायरेक्शन में गई है, वो ओरिजिन पॉइंट से उसने एक दूरी तय करी 4 किलोमीटर की, और वो 4 किलोमीटर जाने के बाद स्टॉप कर गई, उसे पी नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक डमी एक्सिस बना दिया, और ये है आपके पास नॉर्थ, ये है आपके पास साउथ, ईस्ट तो पहले से ही था। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ आप वो चली है लड़की कितना, वो चली है यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री और 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनिशियल से डिपार्चर, यानी कि यहां से यहां तक की आपको इक्वेशन बतानी है, ये फाइंड करना है। इसका नाम क्यू रख देते हैं, और देखो इस क्यू से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, डाल दिया जी परपेंडिकुलर। अब देखिए कैसे होगा और क्या होगा। देखो मैं यहां पर आपको थोड़ा सा इसे रब कर दूं। हाँ, अगर 30 डिग्री यहां है तो 60 डिग्री यहां होगा, चलो जी ये बात समझ में आ गई। अगर उसे इस डायरेक्शन में जाना होता तो वो कहती कि वो जा रही है आई की डायरेक्शन में, कैप आई। अगर उसे इस डायरेक्शन में जाना होता तो वो कहती कि वो जा रही है जे की डायरेक्शन, आई की, सॉरी ये जे है, सॉरी ये जे है, और ये आई की डायरेक्शन है। एक्स एक्सिस की तरफ चलना आई, वाई एक्सिस की तरफ चलना जे, लेकिन उसे इन दोनों के बीच में चलना है, यानी कि इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन के लिए क्या होगा, मैं इसको यहां से यहां लेके आ रहा हूं, ध्यान से समझना। ये रहा हमारे पास राइट एंगल, थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा, ओके। उसे कौन सी डायरेक्शन अपनानी है, ये वाली डायरेक्शन लेनी है। इधर जाना आई कहलाता है, ओके, और इधर जाना यानी कि ऊपर की तरफ को जाना जे कहलाता है। ना तो वो आगे जा रही एग्जैक्टली, ना ऊपर जा रही, वो बीच में जा रही है। बीच में जा रही है इसका मतलब क्या हो गया, वो थोड़ा थोड़ा आई की तरफ भी जा रही है, देख सकते हो, और थोड़ा थोड़ा जे की तरफ भी जा रही है ना। आई और जे दोनों से मिलकर बनी, यानी ये वेक्टर इक्वेशन जो होगी वो वेक्टर इक्वेशन आई भी होगा उसमें और जे भी होगा। थोड़ा हिस्सा जे का होगा, थोड़ा हिस्सा आई का होगा, मतलब आई ए जे ए। कितना हिस्सा जे का होगा, कितना हिस्सा आई का होगा, बस यही तो निकालना है। अब देखो कैसे निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब मैं आपको मैग्नीट्यूड की बात कह रहा हूं, यानी कि पाइथागोरस तरीके से आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे,
मैं इसको सारे को रब करूंगा तब दिखेगा आपको क्लियर। हाँ, ये क्या था बताया मैंने आपको 60 डिग्री। ये दूरी आपको निकालनी है, फाइंड करनी है ना। ये दूरी आपको दे रखी है, 3 किलोमीटर आपको दे रखा है, ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को, ये दूरी दे रखी है। फिर उसके बाद ये दूरी आपको कौन सी वाली, ये P से लेकर ये दूरी आपको फाइंड करनी है, और ये जो है P से लेकर O तक की दूरी ये आपको दे रखी है डिस्टेंस। तो OPQR नाम दे देता हूं। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, मैं लिख देता हूं यहां पर इन ट्राइंगल QRP, QRP ट्रायंगल की बात हो रही है, देख सकते हो ट्रायंगल आपके सामने है ना। देखो बिल्कुल सिंपल है, ये 10th क्लास वाला नियम लगेगा। ये 3 दे रखा है, ये Q दे रखा है, ये R दे रखा है, ये P दे रखा है, यहाँ पर आपको 90 डिग्री और यहाँ पर 60 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, आपको QR निकालना है। तो QR जो फाइंड करना है वो ऊपर, और जो गिवन है वो नीचे, यानी कि PQ। तो क्या होता है भाई, QR क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो क्या बताया मैंने, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये साइन, कितना साइन 60 डिग्री। पी क्यू की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू आर का यानी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू 3 है, cos 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 3√3/2। ओके, बात समझ में आ जाती है। फिर उसके बाद निकालना है पी आर, पी आर अपन में पी क्यू इज इक्वल टू cos थीटा होगा, cos 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास पी आर इज इक्वल टू पी क्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे, और पी क्यू की 3 वैल्यू होती है 1/2। देन फाइनली पी आर की वैल्यू आ गई 3/2। दो मैग्नीट्यूड आपके सामने है, एक ये और एक ये, यानी कि ये वाला हिस्सा। क्या क्या वैल्यू है आपके पास, पी आर की वैल्यू है, पी आर की है ना। और पी आर की डायरेक्शन तो पता ही है आपको, आई पॉजिटिव है ना। तो आपके पास क्या बनेगी, इक्वेशन बनानी है आपको, पी क्यू की इक्वेशन बनानी है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ पी क्यू। देखो कैसे बनेगी, मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए पी क्यू का वेक्टर कैसे बना, ये बना पहले P से लेकर R तक का मैग्नीट्यूड, जो कि क्या आया है 3/2, और फिर कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, इधर I की डायरेक्शन में ना। तो ये पॉजिटिव ऑफ I, इधर जाना नेगेटिव, इधर जाना पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ओके, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस का क्या करेंगे, फिर उसके बाद कौन सी डायरेक्शन चलनी है, क्या ऊपर की तरफ जाना है ना, ऊपर की तरफ। देख सकते हो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखो ऊपर की तरफ को जाना है। तो अगर ऊपर की तरफ को जाएंगे हम, तो ऊपर क्या है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है आर क्यू। ये मैं सारे को रब करके आपको बिल्कुल क्लियर करके दिखाता हूँ। ये देखो ये सब रब कर दिया मैंने, ठीक है ना। क्या दिखाया मैंने, आर क्यू, ऊपर की तरफ क्या है, ये है आपके पास आर क्यू। तो आर क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है, ये रहा मैग्नीट्यूड है ना। और डायरेक्शन कौन सी ली है हमने, डायरेक्शन लिया हमने वाई। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, ये वेक्टर तो सीधा निकलता है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहां हो जाएगा आपके सामने, यस 3√3/2 कैप्चे, बस दिस इज पी क्यू। अगर पी क्यू समझ नहीं आया तो मुझे बता दो, पी क्यू समझ में आ गया तो बहुत आसान है। अब मैं इसको देखो कैसे करने वाला हूं। मेरे के पास क्या था, ओपी की वैल्यू तो पहले से ही थी, माइनस का 4 कैप आई, और पी क्यू ये रहा। अब मुझे निकालना क्या है, ओपी है पी क्यू है, तो निकलेगा कैसे, ये देखो मैं यहाँ पर चित्र बनाऊंगा अलग से। हाँ जी, पी आर पॉजिटिव में कैसे आया, पी आर पॉजिटिव में ऐसे आया, ये देखो पी आर, देखो यहां से क्लियर करते हैं इस बात को। देखो आप सीधा सीधा एक डायरेक्शन लेते हो, ये है आपके पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये है नेगेटिव का एक्स एक्सिस, ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव का वाई एक्सिस, क्लियर है। ओरिजिन से राइट साइड में जाना आपका पॉजिटिव कहलाएगा, तो लेफ्ट साइड में जाना आपको नेगेटिव कहलाएगा, ये भी बात क्लियर है। वो लड़की पहले लेफ्ट साइड में चली तो मैंने माइनस का लिया था, माइनस का 4 कैप आई। ओके, अब वो लड़की जो है उसे कहां जाना है, उसे जाना है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में मतलब कि देखो अब वो इस तरफ चल रही है ना, देखो एक्स की तरफ, तो पॉजिटिव ही तो चल रही है। ऊपर की तरफ चल रही है वाई की तरफ, तो पॉजिटिव चल रही है। देखो ना उसका जो झुकाव है इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ जाने का मतलब क्या, कि वो एक्स को ही पॉजिटिव लेके जा रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रही है। हमने ये मैग्नीट्यूड निकाला प्लस पॉजिटिव, ये मैग्नीट्यूड निकाला प्लस पॉजिटिव, और दोनों को मैंने क्या किया, उसका डिस्प्लेसमेंट निकाला बीच में से, डिस्प्लेसमेंट, तो वेक्टर बन गया दोनों का जोड़, उसे कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये मेरे पास इतनी सिचुएशन आ गई
है ना। इतनी सिचुएशन आ गई। अब मैं दोबारा से एक बात बता देता हूँ कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि ये है O, ये है P और ये है आपके पास Q और ये तो R था लेकिन R की मुझे जरूरत ही नहीं है। ये है, अब देख लो आप क्या करा पहले मैंने, OP, OP ये रहा OP, फिर PQ ये रहा PQ। अब क्या निकालना है, OQ। तो ये तो लॉ ऑफ ट्रायंगल हो गया ना, लॉ ऑफ ट्रायंगल। और क्या हो गया लॉ ऑफ ट्रायंगल, ये हो गया OQ इज इक्वल टू OP प्लस PQ। और OP की वैल्यू कितनी है, -4 कैप आई। PQ की वैल्यू कितनी है, 3/2 कैप आई प्लस का 3√3/2 कैप जे। और जब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वैसे मैंने कोशिश करी है कि कंफ्यूजन ना हो, लेकिन आप डाउट्स पूछ लोगे तो और क्लियर हो जाएगा। 4 दूनी 8 होते हैं, -5/2 कैप आई, आप आंसर मैच कर लेना। ये आपका आंसर आ गया। यही आपसे पूछ रहा था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो। अगर आपसे मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड कि कितनी दूर रह गई वो लड़की तो बताइए, तो आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो √5/2। हालांकि पूछा नहीं है तो निकालने की जरूरत नहीं है। वो आपसे पूछ ले कि वो लड़की कितना दूर है तो यहाँ निकाल लेना। फिलहाल फोर्थ क्वेश्चन के पास चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन इकलौता क्वेश्चन था, एग्जाम में आज तक नहीं आया, लेकिन मैंने इसलिए कराया है कि अगर इस बार एग्जाम में आ जाता है तो आपको परेशानी होगी, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है ना। अब ये फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, और फोर्थ के बाद के सारे क्वेश्चंस में सीरीज से करा रहा हूं। आपके पास एनसीईआरटी है तो उसी से देख लीजिएगा। ठीक है ना। फोर्थ में क्या कहता है, इफ ए बी सी जो है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी दे रखा है। फोर्थ में आपको दे रखा है कि ए वेक्टर जो है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, बी प्लस सी, देन क्या ये ट्रू है, ये वाली कंडीशन जस्टिफाई करो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक साथ हैं। अब मैं एक साथ कराता चला जा रहा हूं, बस आप देखते चले जाओ। एनसीईआरटी आपके पास ओपन होनी चाहिए तो अपने आप दिखेगा आपको। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 4। बस शुरू के 3 क्वेश्चन थोड़े से समझाने थे मुझे, जिसमें से तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट था और पेपर में आ गया तो बच्चों के लिए नया एक है एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन से। हालांकि है ही नहीं तुम्हारे में एप्लीकेशन, तो पता नहीं एक क्वेश्चन क्यों दिया है। तो चौथे क्वेश्चन में कहता है इफ वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C। ओके, इतनी बात समझ में आती है। आगे आपसे कहता है देन आप जस्टिफाई करके दिखाओ कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर B का मैग्नीट्यूड प्लस का वेक्टर C का मैग्नीट्यूड, ये जो है ट्रू है। इसे जस्टिफाई करके दिखाओ। चेक करते हैं। पहले हम स्क्वायरिंग, पहले हम मैग्नीट्यूड कर देंगे, मैग्नीट्यूड बोथ साइड। भाई दोनों वेक्टर्स इक्वल है तो उनके मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होंगे। फिर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कॉपी पे जरूर लिखते जाना मेरे साथ साथ ना, उसे मत भूलना लिखने को। ओके, ए का मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी का स्क्वायर। उसके बाद हम आगे स्क्वायर करने का पता है, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड सी का स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड नॉट मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी और वेक्टर सी, वेक्टर बी और वेक्टर सी का स्केलर प्रोडक्ट। इफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, देन वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ये बात आप जानते हो कि अगर ए बी पर परपेंडिकुलर है, ए सी सॉरी बी सी पर, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो इस हिसाब से तो ये 0 हो जाएगा। नाउ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बट वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। यानी स्क्वायर तो इक्वल हो सकते हैं लेकिन वो वेक्टर इक्वल नहीं हो सकता। तो आपसे कह रहा था इज इट ट्रू, कहेंगे इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। हमने जस्टिफाई करके बता दिया कि ये ट्रू नहीं है। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और उसके लिए क्या दे रखा है, इन विच द वेक्टर ए, आप लेट कर लो वेक्टर ए को। इनने कहा है वेक्टर ए जो है वो क्या है, एक्स कैप आई प्लस का जे प्लस का के, यानी कि इसने जो कहा है पहले वही लिख लेता हूं, लेट हम बाद में करते हैं। इसने कहा है दिस वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर।
तो हमें तो बड़ा आसान समझ में आ गया। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब पहले तो हम लेट कर लेते हैं वेक्टर ए को क्या, एक्स कैप आई प्लस का एक्स कैप जे प्लस का एक्स कैप के, और लिखेंगे इफ वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर देन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0, ओ सॉरी इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बस और 1 के इक्वल रख देना है, आ जाएगा आंसर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ये आपको x की वैल्यू आ गई। आपसे पूछ क्या रहा था, x की वैल्यू ही तो पूछ रहा था, आंसर आ चुका है। कोई डाउट है तो बता दीजिए, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, कहता है फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, मैग्नीट्यूड 5, एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2 कैप आई प्लस 3 कैप जे और प्लस माइनस का के, एंड वेक्टर बी भी दे रखा है आपको और वो दे रखा है कैप आई माइनस का 2 कैप जे और प्लस का के। ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है ये रहा वो वेक्टर, इसको फाइंड करो। क्या करो इसको फाइंड। आपको इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, यानी कि यहां से लेकर अगर यहां तक दूरी नापते हो तो 5 है आपके सामने। ओके, और ये वेक्टर जो है पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एक दूसरे वेक्टर के। वो वेक्टर क्या है, वो वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, अगर मैंने कहा ये वेक्टर है आपके पास वेक्टर ए, ये वेक्टर है आपके सामने वेक्टर बी, तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर ये होता है। दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। इसे कहते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। यहां लिख देता हूं अलग से ही, टेढ़ा लिखा नहीं जा रहा, हाँ यहां लिख देता हूं साफ साफ, रिजल्टेंट वेक्टर। ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ए प्लस बी, यानी इनने कहा दो वेक्टर्स दे रखे हैं, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक वेक्टर बन के आएगा, वो वेक्टर हमारे वाले वेक्टर के पैरेलल है। ओके, तो पैरेलल है तो मतलब डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन से हम निकाल लेंगे यूनिट वेक्टर, और ये दे रखा है आपको क्या, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कैसे निकल के आएगा, वेक्टर तो होता है वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, बट डायरेक्शन भी कौन सी वाली, ओनली यूनिट वेक्टर, यानी कि ओनली मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1, यानी कि ऐसी डायरेक्शन जिसका मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है वही डायरेक्शन लेनी है। तो अभी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये तो पता ही नहीं है, तो पहले इसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, फिर इसके साथ कंबाइन करेंगे। आसान है, करेंगे कैसे मैं दिखा देता हूं आपको करके, आप भी कर सकते हैं वैसे मेरे से पहले। आपको इसमें जो कहा गया है लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, रिजल्टेंट वेक्टर होता है, जोड़ दीजिए, जोड़ना आपको आता है, 2 में 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 कैप आई, 3 में 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके पास प्लस का 5 कैप जे, एंड ये दोनों तो जीरो ही हो गए, ये माइनस का और प्लस का तो हट ही गया, सीधा सीधा है, ठीक है ना। 3 और माइनस का 2, माइनस का 2 दे रखा है भाई, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये मैंने पेन चला दिया इस पे, ये माइनस का 2 दे रखा है, माइनस का 2 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1। ओके, प्लस का 1, ये आपके सामने रिजल्टेंट वेक्टर है। आप इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू, कैसे निकलता है, वेक्टर आर अपॉन में इसी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आर तो दे रखा है 3 कैप आई प्लस का जे, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज 3 अपॉन में, देखो 3 3 और 1 10 होते हैं, √10 कैप आई प्लस का 1 अपॉन √10 कैप जे।
तो ये आपके सामने क्या आ गई, दिस इज अ डायरेक्शन, डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन आ गई है। और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। और इसने कितना मैग्नीट्यूड पूछा है, इसने पूछा है हमसे 5 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। तो ठीक है, मेरे पास ये डायरेक्शन तो है ही, ये रही डायरेक्शन। और मेरे पास इसका यूनिट वेक्टर कितना दे रखा है, 1, तो लिखूंगा सो द वेक्टर इज इक्वल टू 5 जो मैग्नीट्यूड है इंटू में 3 अपॉन में √10 कैप आई प्लस का 1 अपॉन में √10 कैप जे और मल्टीप्लाई करा दी जाएगी 15 अपॉन में √10 कैप आई प्लस का 5 अपॉन में √10 कैप जे। आंसर मैच कर लीजिए, यही पूछ रहा था। किसी को डाउट हो तो बता दीजिए। आपसे एक वेक्टर पूछ रहा था जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और जो पैरेलल है किसी दूसरे वेक्टर के। अगर कोई एक वेक्टर दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है, हम इससे पहले एक मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उस एक को हम उसके बराबर रखेंगे। ये एक मैग्नीट्यूड, ये वाली डायरेक्शन है ना, एक ही डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड 1 है। इसमें 5 से अगर गुणा कर दे तो 5 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर बन जाता है, यानी कि 1 2 3 4 5। ये वेक्टर पूछ रहा है आपसे फाइनली। ठीक है, किसी का भी आप पहले क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे एंड देन फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, इसमें कहता है इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू कैप आई प्लस जे एंड देन प्लस का के, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 कैप आई माइनस का जे प्लस का 3k एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू कैप आई माइनस का 2j एंड देन प्लस का k। देन कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर। आपको क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट तो बता दिया मैंने क्या होता है यूनिट वेक्टर। कहता है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है जो पैरेलल है किसके, 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी, इसके पैरेलल है। तो पहले तो यही वेक्टर निकाल लेते हैं, है ना, डायरेक्शन। अब उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, हम इसे लेट कर लेंगे वेक्टर आर इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, कैप आई प्लस जे प्लस का के, माइनस का बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 कैप आई माइनस का जे प्लस का 3k। फिर उसके बाद सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 के साथ सी की वैल्यू कैप आई माइनस का 2j प्लस का k। अभी इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कराएंगे 2 कैप आई प्लस का 2 कैप जे प्लस का 2 कैप के माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 2 कैप आई प्लस का कैप जे माइनस का 3 कैप के प्लस का इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे 3 कैप आई माइनस का 6 कैप जे और प्लस का 3 कैप के। ओके, अब वेक्टर आर कितना हो जाएगा, वेक्टर आर हो जाएगा 2i, 2i कट गया, देन बचा कितना 3i बचा सिर्फ, तो आ जाएगा 3i। फिर उसके बाद j के साथ देखते हैं, 2j और एक j 3j, 3j और माइनस का 6j, तो आ जाएगा माइनस का 3j। ये लो जी। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं, 2k और 3k घटा देंगे तो माइनस का k, ये तो लो इससे कट गया तो प्लस का 2k बचेगा। ये आपके पास आ गया एक वेक्टर जिसकी डायरेक्शन आपको मिल गई है। मैग्नीट्यूड इसका कुछ भी हो सकता है, इसका बस यूनिट वेक्टर निकालना है ना। डायरेक्शन तो फिक्स हो गई है ना, तीनों को जोड़ने का डायरेक्शन फिक्स हो गई। मैग्नीट्यूड आपको अभी नहीं पता, तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको कहता है यूनिट वेक्टर, जिसे आप इस सिंबल से भी दिखा सकते हो, वेक्टर आर के ऊपर ऐसे कैप, और क्या होता है रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दिस इज 3 3 9 प्लस 9 प्लस 4 एंड 9 दूनी 18 और 4 कितने होते हैं 22, तो 22 हो गया। तो देखना एक बार आंसर इसका मैच किया कि नहीं किया। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7 है मिसलेनियस का, 10th की मिसलेनियस का 7th क्वेश्चन, 10th की मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, रूट 22 ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया मैंने तो डायरेक्ट।
पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देन उसके बाद यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ये आया है मैग्नीट्यूड। ओके, ये वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है। अब यूनिट वेक्टर तो अब आएगा ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर आर अपॉन में उसी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आर क्या दे रखा है आपको? ये दे रखा है 3 कैप आई माइनस 3 कैप जे प्लस का 2 कैप के, और मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है? √22, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आप इसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो सेपरेट करके, मैं लिख के दिखा देता हूँ। 3 अपॉन में √22 कैप आई माइनस का 3 अपॉन में √22 कैप जे प्लस का 2 अपॉन में √22 कैप के, दिस इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। ये फाइनल आंसर आ चुका है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। डाउट नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एनसीईआरटी को साथ में कैरी करके रखेंगे। जब मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन क्या कहता है तो आप क्वेश्चन पे जाके जरूर देखेंगे। क्वेश्चन कहता है 8वां, ये आपका 8वां क्वेश्चन है ना। और ये कहता है शो दैट द पॉइंट आपको ए दे रखा है 1, -2 एंड -8। पॉइंट आपको बी दे रखा है 5, तो सेकंड 5 को सही लिख लेते हैं, 5 और 0 और -2, एंड पॉइंट सी दे रखा है और वो दे रखा है 11, 3 एंड 7। ओके, कहता है आर कोलिनियर। आपको शो करके दिखाना है कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, ये कोलिनियर है ना, ये शो करके दिखाना है। एंड ऑल्सो फाइंड द रेशो in which, और क्या दे रखा है? B divides AC। तो देखो अभी क्या करना है आपको कोलिनियर निकालने के बहुत सारे तरीके आते हैं, बट आप बिल्कुल सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगाइएगा। ये आपका B है, B डिवाइड करता है AC को, किस रेशो में डिवाइड करता है? K/1 में डिवाइड करता है। A क्या है? A एक पॉइंट है जो कि आप पोजीशन वेक्टर बनाने वाले हो। कैसे भला? आप वेक्टर A लिखने वाले हो बराबर कैप आई माइनस 2 कैप जे माइनस 8 कैप के। आप वेक्टर C एक पॉइंट है 11, 3 एंड 7, आप इसको वेक्टर बनाने वाले हो। वेक्टर C इज इक्वल टू 11 कैप आई प्लस का 3 कैप जे प्लस का 7 कैप के। B क्या है? B एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है 5, 0 और -2, आप इसका भी वेक्टर बनाने वाले हो। वेक्टर B इज इक्वल टू 5 कैप आई एंड माइनस का 2 कैप के। अब आपको कहता है वेक्टर B अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म, तो आपको क्या करना है? बाय 2 सेकेंड, बाय सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वेक्टर B इज इक्वल टू, राइट में पहले मल्टीप्लाई कराओ, यानी कि K की मल्टीप्लाई C के साथ होगी प्लस 1 की मल्टीप्लाई A के साथ होगी अपॉन में K प्लस 1। बहुत आसान है। B की वैल्यू आपके सामने दे रखी है 5 कैप आई माइनस का 2 कैप K। K की जगह, अच्छा K जो है ना, इस K/1 को आप K मत लिखो। ओके, अगर लिख लिया है तो उसे डिलीट मारो। K की जगह आप K ना लिख के आप लिख दो एक नया नाम, उसे कह दो लैम्डा। ठीक है ना, क्योंकि K हमारे क्वेश्चन में भी मिलेगा ना हमें। तो क्या हो जाएगा? लैम्डा, और C के साथ वैल्यू लिखेंगे C की, तो C की वैल्यू ये रही। तो क्या है? 11 कैप आई प्लस का 3 कैप जे प्लस का 7 कैप के प्लस का 1 इंटू में A की वैल्यू ये रही, क्या है? कैप आई माइनस का 2 जे माइनस का 8 के अपॉन में क्या कहता है? लैम्डा प्लस 1। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब बस इसे सॉल्व करते ही हमारा शो भी हो जाएगा और रेशो भी निकल जाएगी, दोनों एक साथ हो जाएंगे, दोनों काम हो जाएंगे हमारे साथ। देखो कैसे हम लिखेंगे 5 कैप आई माइनस का 2 कैप के इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई 11 लैम्डा कैप आई प्लस का 3 लैम्डा कैप जे प्लस का 7 लैम्डा कैप के प्लस का कैप आई माइनस का 2 कैप जे माइनस का 8 कैप के अपॉन में लैम्डा प्लस 1। गौर से देखिए, आई और आई कॉमन आ जाएगा, आई तो क्या हो जाएगा? 11 लैम्डा प्लस का 1 और कैप आई। नीचे जो है लैम्डा प्लस 1 सेपरेट कर दीजिए। फिर उसके बाद देखिए J और J कॉमन आ जाएगा, J
तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 लैम्डा माइनस का 2 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, दिस इज जे। उसके बाद आ जाएगा आपके सामने k और k, तो कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस का 7 लैम्डा माइनस का 8 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, दिस इज k, दिस इज 5 कैप आई माइनस का 2 कैप k। अब आपको लैम्डा की वैल्यू भी निकालनी है और ये भी शो करके दिखाना है कि ये कोलिनियर है। तो बड़ा आसान है, देखो लैम्डा की वैल्यू भी आपके सामने है और वही लैम्डा की वैल्यू कोलिनियर शो कर देगी, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला में कोलिनियर करने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा। आई के साथ क्या लिखा है 5, आई के साथ यहाँ क्या लिखा है 11 लैम्डा प्लस 1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, जे तो है ही नहीं, यहाँ पर 0 मान लेते हैं, और यहाँ पर जे का कॉफिशिएंट क्या लिखा है 3 लैम्डा माइनस का 2 अपॉन में लैम्डा प्लस 1। फिर उसके बाद के के साथ क्या लिखा हुआ है माइनस का 2, यहाँ पर के साथ क्या लिखा हुआ है 7 लैम्डा माइनस 8 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब हम हर जगह से के की वैल्यू निकालेंगे और हर जगह से के की वैल्यू सेम आएगी, और अगर सेम आएगी तो इसका मतलब सॉरी लैम्डा की वैल्यू नॉट के की, तो अगर सेम आएगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा कोलिनियर है, रेशो भी वही होगी और कोलिनियर भी। जैसे कि इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 3 लैम्डा माइनस का 2, 2 को इधर लेके आओ 3 को बटे में लेके आओ, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2/3, देन रेशो इज इक्वल टू 2/3। ये आपका आंसर आ गया। अब यही सेम आंसर यहां से भी आएगा, यही सेम आंसर यहां से भी आएगा, अगर तीनों से सेम आंसर आएगा तो हम कोलिनियर कहते हैं, हो गया। आपका काम है इसे करेंगे आप, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क हो गया कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, आपको यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो किस रेशो में होगी, यही आएगी 2/3 आएगी, तो रेशो इसकी 2/3 की हो गई, ठीक है, क्योंकि लैम्डा रेशो 1 था ना हमारा, तो 2/3 रेशो 1, तो 2/3, ठीक है ना, 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे, नहीं आएगा ये क्वेश्चन तो मुझे बता जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर। आपको क्या निकालना है, आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, वो भी किसका, आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। हम निकालते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। कैसे निकालेंगे देखिए, ये आपके पास P पॉइंट और ये दे रखा है आपको Q पॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड R पॉइंट। इस पोजीशन वेक्टर को आपको फाइंड करना है, वेक्टर R, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं क्या है, क्वेश्चन जरूर देखिएगा, बिना क्वेश्चन देखे नहीं होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R विच डिवाइड्स, विच मतलब कि R डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वो लाइन जो 2 पॉइंट से ज्वाइन हो रही है P और Q से, हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस एंड दिस, दोनों के पोजीशन वेक्टर भी दे रखे हैं, एक्सटर्नली डिवाइड हो रही है एक्सटर्नली in the ratio of 1 to, also show that P is the midpoint of the line segment RQ। अब देखो कैसे निकलेगा, ये आपके सामने है, आपको यहाँ पर P की वैल्यू दे रखी है, वेक्टर P इज इक्वल टू दे रखा है 2 कैप I, सॉरी 2 वेक्टर A प्लस का वेक्टर B, और Q की वैल्यू दे रखी है वेक्टर A माइनस का 3 वेक्टर B। ओके, दो वैल्यूज दे रखी है, R निकालना है, रेशो भी दे रखी है 1:2, और एक्सटर्नली डिवाइड क्या रखा है, तो लिखेंगे हम वेक्टर R इज इक्वल टू, एक्सटर्नली डिवाइड में क्या करना होता है, पहले 1 की मल्टीप्लाई तो Q के साथ कराइए, तो ये हो जाएगा 1 इंटू क्यू, माइनस का निशान लगता है ना, 1 इंटू क्यू माइनस का निशान, 2 की मल्टीप्लाई P के साथ करा दीजिए, कितना आसान है, 2 इंटू पी अपॉन में 1 माइनस का 2। अब वेक्टर R कितना हो जाएगा, वेक्टर R हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे तो A माइनस का 3 वेक्टर B माइनस 2, P के साथ कराएंगे तो 2A प्लस का वेक्टर B अपॉन में 1 माइनस 2 तो माइनस 1 होता है, देन वेक्टर R इज इक्वल टू हो जाएगा A माइनस का 3B माइनस का 2 टू द 4A माइनस का 2B अपॉन में माइनस 1। तो A के साथ आप देखोगे ये वाला A और ये वाला 4A घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस का वेक्टर R इज इक्वल टू माइनस का 3A और माइनस का ये हो जाएगा 5B, नीचे पहले से ही माइनस है तो माइनस कॉमन लेके कट जाएगा, तो वेक्टर R आ जाएगा 3A
प्लस 5p। आपसे एक तो ये पूछ रहा था वेक्टर आर निकालो, और फिर कह रहा था वेक्टर आर जो है वो मिड पॉइंट है किसका, P और Q का, यानी कि P और Q को दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर R आ जाएगा। R वेक्टर में निकाल चुका हूं, जोड़ना आपको आता है, इसे और इसे जोड़ लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर ये ही आएगा। अगर ये आता है तो हमने शो कर दिया, ये भी आपका काम है, आप करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है वो देख लेते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन में कहता है आपसे क्या कि एडजेसेंट साइड्स दे रखे हैं, डायगोनल्स दे रखे हैं, फाइंड दे रही है। ये तो खुद कर लोगे आप, ठीक है, मैं दिखा देता हूं, ऐसे ही हिंट दे देता हूं, आप इसे खुद कर सकते हो। ओके हाँ, देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है टू एडजेसेंट साइड्स, क्या दे रखा है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, दो एडजेसेंट साइड से रखी है। कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है जो किसके पैरेलल है, डायगोनल के पैरेलल है। तो डायगोनल के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, उसका तरीका क्या होता है, देखो मैं बता देता हूं आपको। ये है आपके पास पैरेललोग्राम, ओके, और ये वेक्टर ए है एडजेसेंट साइड्स, ये वेक्टर बी है, देखो ऐसे और ऐसे, है ना। अब अगर दो वेक्टर दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, ये डायगोनल निकालना ना, ये वाला डायगोनल, है ना। तो ये डायगोनल कैसे निकलेगा, ये डायगोनल निकलेगा, ए और बी को जोड़ दो, बस इसे वेक्टर डी कहते हैं। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर डी का क्या यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, वेक्टर डी अपॉन में मैग्नीट्यूड। और एरिया कैसे निकलेगा, एरिया, एरिया का फॉर्मूला बताया तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये भी काम आपको करना सिखा दिया है, यूनिट भी निकालना सिखा दिया है, आप करके लेके आओगे 10वां क्वेश्चन। बस आज की क्लास में हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे, टोटल 19 क्वेश्चन है, और 19 में जो 2-3 क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। आज की क्लास में इतने ही करेंगे हम, 11वें क्वेश्चन से हम अगली क्लास में करेंगे और चैप्टर भी फिनिश करेंगे।